पूंजीवाद संकट में है और वो संकट लगातार गहराता है। ये हम लोगों की कोई कपोल कल्पना नहीं है। इसको लेकर के जब भी इसका कोई विश्लेषण होता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब प्राइवेट ओनरशिप जब होती है और मींस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने वाले लोग हैं या जो बड़े कंपनीज हैं या लोग हैं, उनका एक तरीके का कब्जा हो जाता है और वो केवल और अगर केवल मुनाफे को लेकर के जब वो काम करते हैं तो इस तरीके का कैपिटल एकमलेशन होता चला जाता है और फिर बराबरी एक तरफ बढ़ती चली जाती है। इसके साथ में नारायण जी, आपसे अनुरोध है कि म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना। सभी म्यूट कर लेंगे तो अच्छा सब लोग रहेगा अपना ना। म्यूट कर लें, जिसको बोलना है केवल वही अनम्यूट करेगा जी। तो हम लोग इसकी हिस्ट्री और सब के बारे में नहीं, क्योंकि ये क्लास की बात नहीं है। इस समय जो कंटेम्परेरी जो एक सिचुएशन है हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा संबंध और गहरा संबंध जो है एलपीजी के साथ में है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, और ये पॉलिसीज का एकमात्र मकसद था कि पूरी दुनिया के अंदर जो पूंजी है उसकी आवाजाही के अंदर कोई रोक नहीं होने चाहिए। तो जितने जो बैरियर्स हैं जो राष्ट्र पैदा करते हैं, उनकी सरकारें पैदा करती हैं, उन बैरियर्स को खत्म किया जाए और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल जो है, पूंजी का खुली आवाजाही का रास्ता बनाया जाए। जिसका मतलब ये है कि मुनाफा कमाने का भी एक बिना किसी जवाबदेही के, बिना किसी पारदर्शिता के वो रास्ता बनाने का काम किया जाए। और यही काम जो है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है, और उन्होंने जो विश्व व्यापार संगठन बनाया उसने किया है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि हम आज देखते हैं कि दुनिया के अंदर एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हमको दिखलाई पड़ती है, और जो एक एनवायरनमेंट की स्थिति है वो अनसस्टेनेबल दिखलाई पड़ती है, और एक पॉलिटिकल एनार्की एक किस्म की हमको दिखलाई पड़ती है। इसको लेकर के अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएं तो इतना है कि 1873 के अंदर, तब से लेकर 96 तक, और फिर 1929 से 39 तक और 2007 तक, ये तीन किस्म के बड़े वेव्स माने जाते हैं जो कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस के बड़े आए हैं। इस समय इसको लेकर के जो चल रहा है उसमें कुछ अच्छी किताबें आई हैं, मैं केवल उनका जिक्र करना चाहता हूँ। री इन्वेंटिंग कैपिटलिज्म आई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसको छापा है, और उन्होंने जो क्राइसिस में बताया है, उन्होंने कहा गैर बराबरी और मध्यम वर्ग की कमी, और जो रोजगार के अंदर कमी, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो लोगों के विश्वास के अंदर कमी, और जो माइनॉरिटीज के साथ में और जो उसके प्रति भेदभाव, और गरीबी के अंदर बढ़ोतरी, और बड़े पैमाने पर प्रदूषण का फैलना। तो ये इस री इन्वेंटिंग कैपिटलिज्म के अंदर जो इस किताब है, इसमें इन्होंने इसके ऊपर बहुत विस्तृत तौर पर बात की है। इसी तरीके से दो किताबें अभी आई हैं। एक एडमंड फेल्प्स की किताब है, मास फ्लोरिशिंग, और एक है डायनेमिज्म। और इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से इस समय जो कॉरपोरेट है वो डायनेमिज्म खत्म करने का काम कर रहा है, जिससे कि जो वर्क जो है, जो सेंट्रल होता है किसी भी समाज के लिए, उससे उसका एलिनेशन लगातार बढ़ रहा है, और इससे तमाम सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। 2006 में उनको नोबेल प्राइज भी अपनी इस थीसिस को लेकर के मिला था। तो अब हम अपने वक्ताओं के विचार सुनेंगे। मैंने बहुत ब्रीफ इसलिए रख दिया कि विजय जी ने टिप्पणी की थी कि कल आपने कुछ कहा नहीं था। तो इस समय जो आज की समझ है वो कैसे, वो ये है कि वो बड़ी पैमाने पर आज जो बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर जो आज गैर बराबरी है, या महंगाई चरम पर है, या जो पूरा प्रदूषण एक चरम के ऊपर है, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी मानते हैं कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है उसी का परिणाम है कि जो आपने कोरोना का वेव देखा, ये अपने आप पैदा नहीं हुआ। जो इकोसिस्टम थे उसको आपने जब डिस्टर्ब किया अपने मुनाफे के लिए, तब जा करके ये एक कोरोना का क्राइसिस पैदा हुआ। और पूरी दुनिया के अंदर जो मास एक्सोडस, जो बड़ा माइग्रेशन हो रहा है, वो उसी के चलते हो रहा है।
पर्यावरण संकट भी उसी के चलते हो रहा है और एक किस्म का बड़ा एक लॉन्ग डिप्रेशन का फेज पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। सबसे पहले क्योंकि कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो अमिताभ जी जुड़े हुए थे ऑस्ट्रेलिया से। वो ये कह रहे थे कि आपने सब कम्युनिस्ट इकट्ठे कर लिए, तो अब हम फॉर्मल जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पूंजीवाद की वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर के। तो मैं सबसे पहले शैलेंद्र शैली जी से मैं जानना चाहूँ।